शिबली अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज से चंद दिन पहले वज़ीर आज़म तुर्बत ख़ुद तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ पर जो जनूबी अज़ला हैं, 9 अज़ला, उनके लिए एक तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। जैसे शिबली ने कहा, एक तारीखी पैकेज था। और जो खसूसियत रही है अभी तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, इमरान खान के जो विजन है उसके मुताबिक, और मैंने उस दिन भी कहा था कि विजन से ज़्यादा ये तो उनका बिल्कुल अकीदे का हिस्सा है कि हुकूमतों की ज़िम्मेदारी जो है वो ये होती है कि अपने मुल्क के, अपने माशरे के कमज़ोर तरीन तबके को सहारा दिया जाए और जो सबसे पसमानदा इलाके हैं उनको तरजीही बुनियाद के ऊपर तरक्की दी जाए। तरक्याती पहलू से अगर देखा जाए, जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, ये तरक्याती हिकमत अमली है, तो उसमें हमने एक अप्रोच ली है जो ज़रा मुख्तलिफ है। ज़रा नहीं बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ है इससे पहले जिस तरीके से काम होता रहा है। अगर आप पाकिस्तान में तारीख के अंदर देखें, PSDP के जो मंसूबे होते थे वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के मंसूबे होते थे और वो मंसूबे के ऊपर अपना अपना अमल दरामद होता था, और वो भी अहम चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हमने ये किया है, एक तरीक़ेकार लिया है कि जो अहम हिस्से हैं मुल्क के, उनको बहैसियत मजमूई देखा जाए। उनकी जो तरक्यात की ज़रूरतें हैं उनको बहैसियत मजमूई देखकर एक मरबूत प्रोग्राम, तरक्याती प्रोग्राम बनाया जाए, क्योंकि ये कई चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मसलन ये जनूबी बलूचिस्तान का आपको पैकेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसके अंदर वहाँ की ज़ाहिर एक सबसे बड़ी ज़रूरत हर इलाके की, पाकिस्तान के अंदर नौजवान हैं बेतहाशा, माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सरमाया है मुल्क का। और ज़ाहिर है उनके लिए रोज़गार पैदा करना, उनके लिए आमदनी का ज़रिया पैदा करना एक अवलीन तरजीह है। तो एक बहुत बड़ा ज़रिया वहाँ पर जो है ज़राअत का हो सकता है। लेकिन ज़राअत का अगर आपने वहाँ पे करनी है तो आपको पानी की ज़रूरत है। अगर आपने पानी करना है, वहाँ पे कोई दरिया बड़े बड़े तो बह नहीं रही है, कोई नहरी निज़ाम बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे आपने डैम्स बनाने हैं। तो अगर मैं सिर्फ डैम्स बनाऊंगा, जो हुआ है पहले वो डैम तो बन गए, वो बड़े बड़े मंसूबे बन गए, लेकिन उससे आगे जो ज़राअत होनी थी वो नहीं हो पाई। ज़राअत इसलिए नहीं हो रही उन इलाकों के अंदर कि वहाँ पे डैम नहीं बने हुए। अच्छा, ये दोनों भी कर दें तो अगर जो हमारे किसान भाई हैं वो इस बात को ख़ास तौर पर समझ सकेंगे कि जब भी अगर चाहते हैं आपके किसान को अपनी जो पैदावार है उसकी पूरी कीमत मिले और बहुत पूरी तरीके से उसको मुआवजा मिले, तो उसकी जो अजनास पैदा हो रही हैं उसके इस्तेमाल का ज़रिया अगर वहीं पर हो और उसकी वैल्यूएशन वहीं पर हो सके, तो सबसे ज़्यादा बेहतर कीमत उस वक्त मिलती है। और उसके लिए इंडस्ट्री की ज़रूरत है, सनत की ज़रूरत है। तो आपके सामने एक ही मिसाल मैंने रखी जिसके अंदर 3 जो हैं वो मिनिस्ट्रियों के कॉम्बिनेशन हो गया, और ये अगर वहाँ से इंडस्ट्री सामान अपना बना लेगी तो जब तक मुराद सईद वहाँ सड़कों का जाल नहीं बिछाएंगे तो वो मंडियों तक नहीं पहुँच सकती। तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री उसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए हमने जो एक तरजीहाती तरीके से एक हिकमत अमली की है। सबसे पहले फाटा के अंदर एक बड़ा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो हमारे जम अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए तरक्याती पैकेज बना, उसके ऊपर काम शुरू हुआ। फिर हमने ये काम कराची के लिए किया, सिंध हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ पर काम मनसूबाबंदी मुकम्मल की गई है, वहाँ पर काम शुरू हो रहा है। इसी तरीके से जनूबी बलूचिस्तान के लिए हमने किया है। और इंशाअल्लाह ताला अभी अगला जो हमारा कदम होगा, यहाँ वज़ीर आज़म ने पहले से हिदायत जारी कर दी हैं कि जो शुमाली अजला हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए भी इसी तरीके से एक मरबूत ओके तो वो एक मरबूत जो है उसके ऊपर हिकमत अमली पे वहाँ पर भी काम होगा। अंदरून सिंध जो है वहाँ के लिए भी इसी तरीके से हम एक मरबूत हिकमत अमली करने के लिए जा रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान बड़ा एक फ़ैसला किया है, बड़ा सियासी फ़ैसला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने, और उन्होंने इमरान खान के ऊपर एतमाद का अपना इजहार किया है। अभी वहाँ पर इलेक्शन ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्द वहाँ पर बन जाएगी, और उनके साथ काम करके इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही एक मरबूत तरक्याती पैकेज हम वहाँ के लिए भी देंगे। यहाँ पर जो हमने काम किया है उसकी पहले भी आपको हाइलाइट्स बताई थी, लेकिन जस्ट मैं क्विकली इसके अंदर चीज़ें बड़ी बता दूँ। बिजली का निज़ाम जो है, वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस वक्त सिर्फ 12% घर ऐसे हैं जहाँ बिजली का निज़ाम वहाँ पर कनेक्टेड है। उसको बढ़ा के हम जो है वो 57% घर जो हैं इन 9 अजला के अंदर, वहाँ तक बिजली पहुँचाने का प्रोग्राम बनाया गया है।
اس میں سے کچھ جو ہیں وہ گرڈ کے ساتھ، نیشنل قومی گرڈ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیے جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہیں ٹوٹل 3,20,000 گھروں کا اضافہ ہوگا، جس میں سے 2,73,000 گھروں کے اندر رینیوبل انرجی کے ذریعے، سولر انرجی کے ذریعے آف گرڈ جو ہے یا لوکل گرڈز بنا کر وہاں پہ فراہم کی جائے گی۔ گیس کی فراہمی وہاں پہ جو ہے اس کے لیے ایک ماڈرن نظام ڈسٹریبیوشن کا کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ زیادہ استطاعت نہیں رکھتے اور وہ مہنگی گیس نہیں خرید سکتے، ان کے لیے ہمارے جو سوشل پروٹیکشن کا، جو سماجی تحفظ کا ہمارا پروگرام ہے، احساس پروگرام، اس کے ذریعے ان کی مدد بھی کی جائے گی تاکہ وہ یہ گیس خرید سکیں۔ 16 نئے ڈیمز بننے جا رہے ہیں اس پیکج کے تحت، اور اس سے 1,50,000 ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر کاشت آئے گی، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے روزگار کی بھی مواقع آئیں گے۔ میں سب سے بڑا اس کے اندر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جو پی ایس ڈی پی کا پیسہ لگ رہا ہے، وہ سڑکوں کی کنسٹرکشن کے اوپر ہے۔ وہ میں اس کے بعد مراد سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کو تفصیل بتائیں گے اس کی۔ تعلیم کے لیے ہمارا وفاقی وزارت کا پروگرام ہے اسپائر، اس کے ذریعے 6,40,000 بچوں کو ڈسٹنس لرننگ کی، یعنی کہ جو ریموٹ لرننگ کا ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں پہ مقامی ایک اسکول بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے جو ماڈرن ٹیچنگ میتھڈز ہیں اور سلیبس ہے اس کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے شہروں سے وہاں پہ کنیکٹ کر کے 6,40,000 بچوں کو اس پروگرام کے اندر بھی لایا جا رہا ہے۔ اور وسیلہ تعلیم پروگرام جو ہے، جو ہمارے سوشل پروٹیکشن ڈویژن، سماجی تحفظ کے ڈویژن کا پروگرام ہے، اس کے تحت بھی 83,000 بچے جو ہیں ان کو اسکول میں داخلے کے لیے نہ صرف مفت داخلہ دیا جائے گا، بلکہ ان کے والدین کو ماہانہ جو ہے وہ معاوضہ بھی ملے گا، 2,000 روپے فی لڑکی کے اور 1,500 روپے فی بچے کے، لڑکے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحت کی بہت سخت سہولیات کی وہاں پہ مشکلات ہیں، تو 200 سے زیادہ بنیادی صحت مراکز جو ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ماڈرن جو ہے اکوپمنٹ لے جایا جائے گا، لیبارٹری کے وہاں پہ نظام لے جائے جائیں گے، تو 200 سے زیادہ، اور یہ جو ہے تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے ان اضلاع کی، ان کو یہ کور کرے گا پروگرام۔ اور انہی کے لیے تاکہ ٹرین مین پاور بھی وہیں علاقے سے ہمیں مل سکے، تو سالانہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، 150 نرسز سالانہ جو ہے وہ اس کا حصہ بنیں گی۔ نوجوانوں کے لیے آج کل ایک بہت بڑا موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے اپنے لیے روزگار پیدا کریں، اور بہت سے یہ روزگار گھر بیٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی جو ہے وہ منڈی بن چکا ہے، فری لانس جس کو کہتے ہیں ان کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے بچے جو ہیں ان کو بھی وہی مواقع ملے جو باقی پاکستان کے بڑے شہروں کے بچوں کے لیے ہے، تو 35,000 بچوں کی میرا خیال ہے اگر 10 منٹ کے لیے اگر ہم پاز کر لیں تو اس کے بعد کنٹینیو۔ جی وہی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے اگر 10 منٹ کے لیے ہم اس کو، جیسے اسد بھائی نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب بارہا ذکر کرتے تھے کہ جو ضم شدہ اضلاع ہے سابقہ فاٹا، وہ محرومیوں کا شکار تھے، ان کے لیے بڑے منصوبے لے کے آنے ہیں اور لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اس طرح ساؤتھ پنجاب، پھر کراچی میں جس طرح کے ایک بہت بڑا پیکج حال ہی میں وفاقی حکومت کی طرف سے وہاں پہ اناؤنس کیا گیا، اور بلوچستان، اور پھر بلوچستان میں خاص طور پہ جو سب سے پیچھے رہ جانے والے علاقے ہیں جس کو ساؤتھ بلوچستان کہتے ہیں، یا جو 9 اضلاع ان کے ہیں، تو اس کے لیے پلاننگ منسٹری کے اندر جو ہے باقی کمیونیکیشن منسٹری، پاور منسٹری، دوسروں کو بھی ٹارگٹس دیے گئے۔ جو ہمیں ٹارگٹس ملے تھے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو منصوبے اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس میں سے کچھ کے اوپر آغاز ہو چکا، گراؤنڈ بریکنگ ہو چکے، اور اس وقت گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ صرف یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ پریکٹیکلی کام اس وقت چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مغربی روٹ سی پیک کے تحت بات ہوتی تھی، لیکن مغربی روٹ ایک خواب تھا، اور حقیقت میں موجودہ حکومت نے اس کو بدلا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان سے سب سے پہلے مغربی روٹ کا آغاز کیا، اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں
جو مغربی روٹ ہے بلوچستان کا حصہ بنتا ہے، جوب، کچلا، کوئٹہ، سوراب، بسیما، پنجکور، ہوشاب، تربت، گوادر، اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے سال اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی اور اس وقت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب کا جو تربت کا وزٹ تھا اس میں 2 اور منصوبوں کے اوپر، ایک کے اوپر ان کو بریفنگ دی گئی، جو موجودہ حکومت نے جس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا خسدار بسیما کا، وہ 146 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، اس پروجیکٹ کے اوپر اس وقت آغاز ہو چکا ہے اور 34% اس کی پروگریس ہے۔ پھر ایک اور پروجیکٹ M8 ہوشاب اواران، اس کا بھی موجودہ حکومت نے آغاز کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ پرائم منسٹر صاحب کی تربت کے وزٹ کے موقع پہ ہو چکی۔ اس کے علاوہ جو پروجیکٹ ہے ساؤتھ بلوچستان کے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں ہمارا یکمچ خاران ہے، یہ تقریباً 198 کلومیٹر کا پروجیکٹ بنتا ہے۔ موجودہ حکومت نے PHDP میں اس کے لیے بھی فنڈز رکھے ہیں اور انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر ہم اس کے اوپر آغاز کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قلعہ سیف اللہ، لورالی، ویگم رڈ روڈ جو ہے N70 بنتا ہے، اور جوب مغل کوٹ 81 کلومیٹر کا، اور ٹوٹل سیکشن دونوں سیکشن ملا کے 118 کلومیٹر اور 81 کلومیٹر کے یہ 2 سیکشن بن جاتے ہیں۔ یہ بھی موجودہ حکومت اس مالی سال کے اندر اس کا آغاز کرے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جل جاؤ بیلا، یہ بھی ساؤتھ بلوچستان کا پروجیکٹ ہے، اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے جل جاؤ بیلا کی۔ نکنڈی مشکیل روڈ جو کہ سی پیک کا حصہ ہی بنتا ہے اور 103 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ ہے، موجودہ حکومت نے اس کے لیے بھی PHDP میں پیسہ رکھا ہے اور اس مالی سال میں اس کے اوپر بھی آغاز ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساؤتھ بلوچستان میں چند اور پروجیکٹ ہے، جس میں N25 کراڑو ود سیکشن ہے، 222 کلومیٹر کا ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے، اور ٹوٹل اسی ود کراڑو سیکشن کے تقریباً 13 بریجز یہاں پہ بنتے ہیں اور 318 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ بن جاتا ہے۔ جب یہاں پہ میں ذکر کر رہا ہوں، اور ابھی اسد بھائی آپ سے بات کر رہے تھے کہ صحت کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے فوکس کیا، خیبر پختونخوا سے ہم نے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا، تو آپ کو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس دیا، تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ ہم کہیں گے آپ کو کہ بلوچستان میں جو بجلی کا مسئلہ تھا، اور خاص کر ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے انرجی کے بڑے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ جو سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے اور جو بچوں اور خواتین کو پوری غذائی قلت نہیں ملتی، اس کے پروجیکٹ کا ہم ذکر کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر اگر آپ ہنرمند پاکستان کی بات کریں گے، آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، آپ ساؤتھ بلوچستان کے لیے ای کامرس کی بات کریں گے، آپ ان کی ایجوکیشن کی بات کریں گے، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ اس وقت جو پلاننگ سے ہمارے پروجیکٹ کی منظوری ہو چکی ہے، یا ہم نے آغاز کر لیا بلوچستان کے اندر، یا ہم اس مالی سال کے اندر ہی ان پروجیکٹ کے اوپر آغاز کریں گے، تو وہ کتنے بنتے ہیں۔ 3083 کلومیٹر کی سڑکیں ہم یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں، 3083 کلومیٹر۔ اور اگر ہم پچھلی 2 حکومتوں کی بات کریں تو انہوں نے مل کر 1325 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی تھیں۔ مطلب یہ کہ ان کے دگنے سے بھی زیادہ اس وقت صرف بلوچستان کے اندر ہم سڑکیں بنانے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل جو بلوچستان میں اس وقت صرف کمیونیکیشن منسٹری کے اندر جو پروجیکٹس ہے، اس کی لاگت بنتی ہے 250 ارب کی، 250 ارب کی پروجیکٹ اس وقت ہم وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پرائم منسٹر کی قیادت میں اور پلاننگ کمیشن کو جو ذمہ داری ملی ہے، اور انہوں نے پھر آگے جو کمیونیکیشن منسٹری کو ٹارگٹ دیے ہیں، میں پوری قوم کو اور خاص کر ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مغربی روٹ کے اوپر اللہ کا شکر ہے ہمارے دور میں آغاز ہو گیا، ہوشاب اواران M8 کا بھی آغاز ہو چکا، خسدار بسیما کا بھی آغاز ہو گیا، اور 3083 کلومیٹر کی سڑکیں انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر ہم یہاں پہ شروع کریں گے اور اس کی تکمیل بھی اپنے وقت کے اندر یقینی بنائیں گے۔ تو باقی منصوبوں کے علاوہ بھی اگر سڑکوں کی بات ہوتی ہے تو ہم نے 3 گنا ماضی کی حکومت ہے اور 10 سال جو ان کا دور تھا اس سے 2 سال کے اندر زیادہ سڑکوں کی تکمیل کی۔ شکریہ جی۔ 2020 اگر دیکھا جائے ایک بہت ہی تاریخی دن تھا ہم سب کے لیے۔
صرف بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے. جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اور جو احساس ہے، میں کہتی رہتی ہوں، وہ میرے پچھلے 20 سال جو میں نے سیاست میں گزارے ہیں، اٹس فار دا فرسٹ ٹائم کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک پرائم منسٹر خود اپنے کمپیشن، کنسیڈریشن اور سارے جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اٹ واز پہلی دفعہ تاریخی اس لیے ہے کہ 47 سال بعد ایک پرائم منسٹر کے ایچ ڈسٹرکٹ تربت آئے، اور 47 سال بعد میں اس لیے کہتی ہوں کہ ان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے جنہوں نے ایکچولی لوگوں کے ساتھ ملے. مطلب پرائم منسٹر، اس کے درمیان میں نیچرلی ویو ہیڈ پرائم منسٹرز کمنگ ان اینڈ آؤٹ، لیکن وہ ہوائی ہیلی کاپٹرز میں دورے اپنے لگا کے نکل جاتے تھے، یا زیادہ اگر 1-2 گھنٹے آتے بھی تھے، دے وڈ جسٹ اسپیسیفک ایک ایریا میں جا کے اور وہاں سے نکل جاتے تھے. بٹ دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ ایک پرائم منسٹر آئے، عورتوں سے، بچوں سے، اسٹوڈنٹس سے، عوام سے، پبلک سے ایک ایسی انٹریکشن کی کہ وہاں کے لوگوں کی امیدیں اور انشاءاللہ تعالی جو باتیں ہم اب کر رہے ہیں ود ان 3 ایئرز، میرے خیال میں یا 4 سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی آن گراؤنڈ یہ چیزیں ایک حقیقت ہوں گی. اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی انڈر سروڈ 9 ڈسٹرکٹس جو ود ان بلوچستان بھی انڈر سروڈ ایریاز ہیں، اس لیے وہ ایریا ٹارگٹ کیا گیا ہے فیز 1 میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے، اینڈ فار ایچ اینڈ ایوری پاکستانی. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، یہ صرف اور صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں. جو اکثر کہا جاتا ہے ایک نیریٹو بلوچستان میں کہ یہ جو بھی ہوتا ہے بلوچستان میں اگر فیڈرل کرتا ہے تو یہ یا تو پنجاب کے لیے کر رہے ہیں یا تو فیڈریشن کے لیے، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی پروجیکٹس، جتنے بھی پروگرامز ہیں، وہ ان 9 ڈسٹرکٹس کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں، ان کی زندگیاں بہتر بنانے اور تبدیل کرنے میں، اور ان کو مین سٹریم پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پروگریس میں لانے کے لیے ہو رہی ہیں. سو دیز آر ہسٹوریکل تھنگس جو شاید ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے، لیکن ہم بلوچستان والوں کو اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے. اس میں فردر اسد ول ایمفسائز بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میجر فریم ورک جو تھا، جس میں ہمیں میرے خیال میں 2 مہینے لگے ہیں دن رات. اسد عمر اینڈ ہز ٹیم، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہم سب نے مل کے دن رات کوشش کی کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ہے اپنے لوگوں کے لیے، ایک جو احساس ہے اپنے لوگوں کے لیے، اس کو ہم آن گراؤنڈ ریالٹی میں کیسے چینج کریں. سو اٹس بین اے لاٹ آف ورک، انٹینسو ورک. اور الحمدللہ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے کہ پیپر ورک ہو جاتا ہے، لیکن وہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اور خاص کر جن حالات میں ہم ہیں پاکستان میں، اس کے باوجود وہ پاکٹ آف منی بھی الحمدللہ از ویری مچ دیر. ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی تھوڑا بہت اپنا حصہ اس ساؤتھ بلوچستان پیکیج میں ڈالا ہے، اینڈ اس میں بھی کافی ٹائم ہمیں لگا ہے. بٹ الحمدللہ اگلے ہفتے تک چیف منسٹر اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ہم اپنا MOU سائن کرنے والے ہیں، اینڈ دیٹ از دی فرسٹ سنس پارٹیشن، فرسٹ شپ یارڈ کنسٹرکشن یارڈ بنے گا گوادر میں. میں کہتی ہوں سنس پارٹیشن کیونکہ پارٹیشن سے پہلے کراچی شپ یارڈ تھا، اس کے بعد 74 سال ہو گئے ہیں ہم نے کوئی شپ یارڈ یا کنسٹرکشن، شپ بریکنگ ہے بٹ شپ کنسٹرکشن نہیں ہے ہمارے پاس. سو اس کا بھی فائنل ہو گیا ہے، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ وی آر ناٹ بائنگ دا لینڈ فرام گورنمنٹ آف بلوچستان، بلکہ ایکویٹی بیسس پہ یہ اگریمنٹ ہو رہی ہے. اور کیونکہ ہماری کنسرن ہے کہ بلوچستان کے یوتھ کو وہ
encouragement या वो हैसियत दें जैसे बाकी पाकिस्तानी यूथों के पास है, and that is basically उनको उनकी capacity building, so it will be technical education, उसके साथ industry, चाहे स्किल लेबर की बात करें या जो जॉबलेस इंजीनियर्स हैं उनको हम किस तरह ये मौका दें, एंड फर्स्ट एंड प्रायोरिटी टू लोकल, फिर उसके बाद नेचुरली बलूचिस्तान, और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान से जो भी ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत होगी वो इंशाल्लाह विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। थैंक यू जुबैदा। मैं जैसा कि जुबैदा जलाल भी वहाँ से रही हैं, ये भी आकर अपनी हुकूमत में आप उस हुकूमत के साथ मिलकर बैठ कर ये कहें कि गुज़श्ता हुकूमत ने अच्छा नहीं किया। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो मुझे यकीन है जुबैदा जलाल सच बोलने वाली हैं, वो यही कहेंगे कि इन्होंने वादा किया था नहीं किया। सच ही बोलना चाहिए हमेशा। लेकिन देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा तजुर्बा जो है ना वो दो बुनियाद पे रहा है। एक तो जब आप मंसूबे अलग अलग करते हैं ना तो उनका आपस में रब्त पैदा नहीं होता, और जो पूरा भरपूर फ़ायदा होना चाहिए उस इलाके के अवाम को वो नहीं होता। और जब ये भी शिकायत पैदा होती हैं कि बलूचिस्तान वाले बोलते हैं कि अच्छा जी आप गवादर से बनाएंगे और M5 बना के ले जाएंगे तो हमारा उसमें क्या फ़ायदा है। इस पूरे प्रोग्राम का जो मरकज़ हमने बनाया था, अगर हमारी प्रेजेंटेशन भी आप देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा, वो मरकज़ है उन 9 अजला के नौजवान, ये मरकज़ है और वहाँ के जो अवाम है। तो और उसको मजबूत तरीके से बनाया गया और उसके लिए ख़ास तौर पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। इंशाल्लाह ताला हम वक्तन फ़वक्तन आपको इसकी प्रोग्रेस से आगाह भी करते रहेंगे। उमर साहब ये बताइए कि जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो माजराई की जो तकलीफ चल रही है, ये हुकूमत के जो बाकी टाइम है ये उसी तरह चलता रहेगा या कोई वक्त आएगा कि आवाम के बारे में भी कोई इस वक्त जो आवाम की हालत बनी हुई है उस हवाले से भी आप। सर पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बेहतरीन मास्क पहना हुआ है, ये मैं आपसे चुराऊंगा इंशाल्लाह इसमें से ज़बरदस्त। अगर जिनको नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान का झंडा है इनके मास्क के ऊपर, ज़बरदस्त। अच्छा सर जी देखें, हम तो आवाम के काम पे लगे हैं, पिछले भी हम आपके साथ क्या बात करें। और ये जैसे जुबैदा जलाल बता रही, मैं आपको सच बताऊँ ये दिल से मेहनत की है हमने इस पैकेज के ऊपर, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी है जिनका हक बनता है, वाकई में हक बनता है इस रियासत के वसाइल के ऊपर। तो हम तो अवाम के काम कर रहे हैं। वो जब कल भी आपने देखा वज़ीर आज़म आम खड़े थे, आपने देखिए मैं एक इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से, मैं बिज़नेस के बैकग्राउंड से हूँ, 27 साल मैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रहा हूँ। हम बहुत बैठे हैं गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स के अंदर। मैं सच्ची बात है, मैंने इतनी मस्बत बातें कभी प्राइवेट सेक्टर से नहीं सुनी जो हम कल सुन के आ रहे हैं। तो जाहिर है उनके कोई मसाइल हल हो रहे हैं तो ये मस्बत बातें कर रहे हैं। सो हम तो उस पर लगे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, मुझे पता नहीं महाजराई है किस बात की। हम के कहते हैं कि हम हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं। हुकूमतों को काम होता है दरवाजे खुले रखना, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप आइए, जिस चीज़ पे आप बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जिस मसले पे बात करना चाहते हैं, आप हमसे बात करें। हम NRO नहीं देंगे, हम सिर्फ यही कहते हैं ना, हम NRO नहीं देंगे। उनका तो इस वक्त दावा यह है कि हम NRO मांग नहीं रहे, तो फिर मुहाजराई किस बात की है। वो और बात है कि जब हकीकी तौर पे आखिरी दफ़ा हम बैठे थे दिसंबर के अंदर फाटफ के कवानीन के लिए हम बैठे, तो सामने उन्होंने हमारे एक फहरिस्त रख दी कि ये नैब कवानीन में 34 शिक के अंदर तरमीम आप करेंगे और जो शिकंजे में पकड़े गए हैं चोरी करते हुए उनको बचाएंगे, तो फिर हम आपसे फैटफ के ऊपर बात करेंगे, वरना हम बात करने को तैयार हैं। आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस्लामाबाद आप कवर करते रहे हैं हुकूमतों को। 2008 में ख़त्म हुआ था मुशर्रफ साहब का वक्त, 12 साल गुजर गए। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में कोई 3 से 4 महीने ऐसे नहीं गुजरते जिसके अंदर ये अफवाह ना गर्दिश कर रही हो कि हुकूमत जाने वाली है। 12 साल भी गुजर गए, अगले 3 साल भी गुजर जाएंगे। अपोजिशन वाले, मैं तो बड़ा खुश हूँ इसी चक्कर के अंदर लगे रहें, ये अपना टाइम बर्बाद करते रहें, वरना अगर ये समझदार हो गए तो ये अगले इलेक्शन की तैयारी ना करनी शुरू कर दें, क्योंकि अगले इलेक्शन से पहले बदलना कुछ नहीं है। थैंक यू जी। किसकी यूनिवर्सिटी मुशर्रफ का साथ पार्टी का साथ इनका साथ
Viral check 1 2 3 hello. मैं ट्वीट कर रहा हूँ बड़ी मजेदार, वो फेल टू सेंड बार बार आ रहा है. रहीम, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे अवलीन तरजीह, अगर वो आप एहसास का प्रोग्राम देख लें, अगर वो आप फाटा जो पुराना एक्स फाटा था उसकी डेवलपमेंट का देख लें, और इसी तरह जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब अपने रफ़ाक़ाए कार के साथ गए थे बलूचिस्तान, वहाँ की तरक्याती मंसूबे एक ऐसे इलाके में जहाँ के कभी भी कोई न तो डेवलपमेंट हुई किसी हुकूमत में, और तारीख़ का सबसे बड़ा पैकेज वो वहाँ पे उन्होंने जनूबी बलूचिस्तान के लिए अनाउंस किया. ये बात ज़ाहिर करती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की हुकूमत अव्वलीन तरजीह देती है उन इलाकों को, उन रीजन्स को जो कि तरक्की में बाकी इलाकों से पीछे रह गए हैं. उसी सिलसिले में असद उमर साहब की काविशों से, प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे अपने जो हमारे मुराद सईद हैं और इसी तरह जो हमारी MNA और हमारी मिनिस्टर हैं, इनकी कोशिशों से एक बहुत ही तारीख़ी पैकेज दिया गया बलूचिस्तान के अवाम को. उसकी तफसीलात जो है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और सबसे पहले असद उमर साहब अगर आप बयान कर सकें. जी कर सकते हैं. इलाके के बच्चों के लिए ज़ाहिर अगर हम चाहते हैं कि वो मुकाबला करें दुनिया के अंदर, तो सबसे अहम चीज़ जो है उनको तालीम देनी है हमने, और उस तालीम के लिए दो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वफाक के, वो यहाँ पर इन अजला के अंदर शुरू किए जा रहे हैं. एक तो जो वफाकी प्रोग्राम है एस्पायर के नाम से, उसके तहत 6,40,000 बच्चों को इन 9 अजला के वहाँ पर हम जो है रिमोट लर्निंग, यानी जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बड़े शहर में टीचर्स जो हैं वो जदीद जो निसाब है उसके मुताबिक जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो लोकल वहाँ पर स्कूल में टीचर्स होंगे, जो उस्ताद होंगे, उनकी भी ट्रेनिंग इस प्रोग्राम के ज़रिए की जाती है. इसमें से 3,60,000 बच्चे वो हैं जो इस वक्त स्कूल में नहीं हैं और इस प्रोग्राम के तहत स्कूल में आ सकेंगे, और 2,80,000 बच्चे ऐसे हैं जो तालीम अभी हासिल कर रहे हैं लेकिन उससे बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे. दूसरा हमारा जो वसीला तालीम प्रोग्राम है, वसीला तालीम प्रोग्राम के तहत 83,000 बच्चों को स्कूल के अंदर न सिर्फ मुफ्त तालीम दी जाएगी बल्कि उनको वजीफ़ा भी दिया जाएगा, उनके वालिदैन को वजीफ़ा दिया जाएगा. हर बच्ची के लिए 2,000 रुपये माहाना और हर बच्चे के लिए 1,500 रुपये माहाना कैश वजीफ़ा भी दिया जाएगा, ताकि उनके जो वालिदैन हैं उन बच्चों को स्कूल के अंदर डालें और उनको ये तालीम हासिल हो. इससे पहले मैंने सॉरी यार BHU कर दिया था या नहीं, अब मुझे याद नहीं BHU उसके बाद आया था ना, हेल्थ आया था उसके बाद. सॉरी, ये एडिट हो जाएगा ना, हो जाएगा. अच्छा जी अच्छा, उसके बाद जो है हमारी दूसरी चीज़ जी वो ये है सेहत. एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, और आपको पता है वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी इसके ऊपर एम्फेसिस भी रहता है, और उन्होंने ख़ुद ज़ाती तौर पे भी बेतहाशा काम किया हुआ है सेहत के सेक्टर के अंदर. 200 से ज़ायद बुनियादी सेहत मराकज़ जो वहाँ पर हैं, जिनमें से या तो वहाँ पे बहुत कम इफ़ेक्टिवनेस से काम हो रहा है या बिल्कुल ही वो वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, उनको दोबारा से फाल किया जाएगा. मॉडर्न मशीनरी लेके आई जाएगी, वहाँ डॉक्टर्स प्लेस किए जाएंगे और पैरामेडिकल स्टाफ प्लेस किया जाएगा और मॉडर्न इक्विपमेंट भी दिया जाएगा साथ, ताकि एक इस पूरे इलाके की आधी से ज़्यादा आबादी जो है उनका एक्सेस होगा इन 200 से ज़्यादा बुनियादी सेहत मराकज़ के अंदर. और वहाँ पर ताकि लोकल ही ज़ाहिर है जितनी मुकामी आबादी है, अगर वहीं से लोगों को ये हम हुनर सिखा देंगे, उनको स्किल्स दे देंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे. बनिस्बत हम बाहर से लेके आएँ तो 150 नर्सेस सालाना
वफाकी प्रोग्राम के ज़रिए प्रोड्यूस की जाएंगी और वो इलाके की जो ज़रूरियात है वो भी पूरी करेंगे और उसके अलावा भी ज़ाहिर है अगर वो कहीं और उनको जॉब्स मिलती है वहाँ भी जा सकते हैं। नौजवानों के लिए जी बहुत ही आजकल ज़बरदस्त एक मौका जो पैदा हुआ है वो ये मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इससे रोज़गार अपने लिए हासिल करना और दुनिया के साथ कनेक्ट भी होना है। तो वो प्रोग्राम एक खसूसी प्रोग्राम हमारा इग्नाइट का प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का। वो यहाँ पर उसका नॉर्मल जो जितना हुजम बनता था वो तकरीबन सिर्फ 2000 के करीब बच्चों का बनता था, लेकिन खसूसी तौर पे 35,000 बच्चों के लिए ये प्रोग्राम वहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी बल्कि उसके बाद उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स की या असाइनमेंट्स की दूसरी मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी कनेक्शन के लिए भी पूरा एक निज़ाम बनाया जाएगा ताकि ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े भी हो सकें, अपने इलाके के लिए आमदनी भी पैदा करें और मुल्क के लिए इनमें से कई फॉरेन एक्सचेंज भी पैदा करेंगे। इंडस्ट्री की वहाँ बड़ी कमी है। ज़राअत का जैसे मैंने जिक्र किया कि डैम्स बन रहे हैं और ज़राअत होने जा रही है, तो इसके साथ साथ जो खुसूसी तौर पे वहाँ पर तवज्जो दी जा रही है वो 2-3 एरियाज़ के अंदर है। एक तो ये कि जैतून की प्लांटेशन का वहाँ काम शुरू हुआ है और बड़ा अच्छा इलाका है जैतून के लिए, तो एक ऑलिव प्रोसेसिंग यूनिट भी वहाँ पे लगाया जा रहा है। खजूर के लिए पहले से ही वो इलाका मशहूर है, ख़ास तौर पे पंजगूर की तो बहुत ही मशहूर है खजूर, तो उसको भी 3 खजूरों के प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे ताकि उसकी पूरी वैल्यू हो, वो एक्सपोर्ट भी किया जा सके, वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी आ सके। तो इंडस्ट्री के अंदर और तीसरा जो एरिया है मिनरल से माला माल एरिया है, ख़ास तौर पे चागी पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा मादनियात का ज़ख़ीरा है और वो बलूचिस्तान हुकूमत की, बलूचिस्तान के अवाम की मिल्कियत है 100%, लेकिन वफाक अपनी पूरी उसके अंदर मदद कर रही है और खुसूसी एक इनिशिएटिव भी लॉन्च हुआ है बलूचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी के नाम से। सूबाई वज़ीर आला जो है उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन वफाक भी उसका हिस्सा है और जो भी वफाक कर सकता है, जिस सूरत में भी मदद कर सकता है वो मदद करेगा कि ये मादनियात जो हैं वो बलूचिस्तान की आवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। इसी तरीके से सेहत का एक और जो है नशोनुमा प्रोग्राम आपको पता होगा लॉन्च किया गया था आज से कुछ हफ्ते पहले, और उस प्रोग्राम के तहत जो है वो हम अपने जो बच्चे हैं, जो नौज़ायदा बच्चे हैं और जो हामिला ख़वातीन हैं, उनकी बेहतर खुराक के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा मसला है, और अगर आपको याद हो वज़ीर आज़म की पहली तकरीर तो उसमें उन्होंने वो एक्सरे भी दिखाया था कि स्टंटिंग जो होती है उससे बच्चों की किस तरीके से नशोनुमा के अंदर नुकसान होता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ताकि उनको भी मौका मिले, बराबरी का मौका मिले दुनिया के साथ और बाकी पाकिस्तान के बच्चों के साथ मुकाबला करने के लिए, तो ये तमाम प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा भी मैं मुराद सईद को देता हूँ, ये जो सबसे बड़ा इसका कॉम्पोनेंट है जो कम्युनिकेशन का वो बताएंगे, लेकिन मजमूई तौर पर मैं आपको सिर्फ बता दूँ कि अगले 3 साल के अंदर इन 9 अजला में 600 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे होने जा रहे हैं। 600 अरब रुपए के सिर्फ इन 9 अजला, पसमानदा तरीन अजला पाकिस्तान के जो हैं, इसमें से तकरीबन 560 अरब रुपए जो है वो वफाक मंसूबे कर रही है और उसमें से ज़्यादातर मंसूबे जो हैं वो हमारे PSDP के ज़रिए होंगे, लेकिन इनमें से कई मंसूबे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में भी किए जाएंगे। और 40 अरब रुपए के बलूचिस्तान की हुकूमत जो अमूमी तौर पर उनका एक PSDP होता है, उसके अलावा जो है मज़ीद खुसूसी तौर पर यहाँ पर मंसूबे करेगी। सो ये एक इमरान खान का जो विजन है वो आपको हकीकत में बदलता नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों को और पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों को उठाना है और बराबरी की सतह पर लेकर आना है। अगर पाकिस्तान का हर हिस्सा खुशहाल होगा, वहाँ पर अमन होगा, तो तभी दूसरे इलाके भी हैं वो भी खुशहाल और पुरअमन हो सकते हैं। तो मुराद आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। तारीख का इस पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके के लिए सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम 3 साल के अंदर 600 अरब रुपए 9 पाकिस्तान के पसमानदा तरीन अजला के अंदर खर्च किए जाएंगे। एक मरबूत हिकमत अमली के तहत किए जा रहे हैं जो एक नया तरीक़ेकार है हमारा काम करने का, और इंशाअल्लाह ताला जब ये काम मुकम्मल होगा उस इलाके के अंदर आपको खुशहाली भी नज़र आएगी, वहाँ की अमन आमा की सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है, इंशाअल्लाह उसके अंदर मज़ीद बेहतरी होती हुई नज़र आएगी और इंशाअल्लाह ताला ज़मीन पे पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके में इमरान खान का जो नया पाकिस्तान का ख्वाब है वो आपको
पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान के हिस्से के अंदर, पसमानदा तरीन हिस्से के अंदर भी हकीकत की सूरत में नज़र आएगा। जी असद मसद सैयद मुश्तफा ये आगाज चलती भी उतनी ही ज़्यादा है। आपको पता होगा चंद माह पहले भी कुछ वाक़यात हुए और मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, और इन मनसूबों को पैदल तक पहुँचाने के लिए सिक्योरिटी इंतहाई ज़रूरी है। सी पैक के लिए तो पहले सिक्योरिटी डिवीजन बना हुआ है, तो आया ये सिक्योरिटी वो सी पैक डिवीजन जो है सिक्योरिटी डिवीजन उसी के हवाले की जाएगी, या इनको सिक्योर कैसे किया जाएगा, वहाँ पे काम करने वालों की एतमाद कैसे दिलाया जाएगा कि वो वहाँ पे काम करें, वो सिक्योर है। ज़ाहिर है जी, उसकी जो लीड है वो तो बलूचिस्तान हुकूमत के पास है, लेकिन हमारे जो अस्करी इदारे जो हैं उनकी भरपूर सपोर्ट उनको हासिल है। सदर्न कमांड की पूरी सपोर्ट सिक्योरिटी के लिहाज से भी हासिल है उनको। वहाँ पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं जो इन 9 अजला के अंदर ऑपरेट करते हैं। उसमें 33rd डिव है, 44th डिव है और IGFC साउथ है। तो वो इसका बाकायदा तौर पे बिल्कुल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, आपके सवाल से एक चीज़ आती है, मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी होगी तो तरक्की होगी या तरक्की होगी तो सिक्योरिटी होगी? ये दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलजूम है। ये हमने पाकिस्तान का क्या सिलसिला कार बनाया हुआ है कि पहले नौजवानों को ना तालीम दो, ना रोज़गार दो, फिर जो वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं तो फिर टैंक भेज दो और F-16 भेज दो, उन पे बमबारी करो, और जो खुद ना कंट्रोल होने तो फिर अमेरिका से जो है वो ड्रोन अटैक्स उनके ऊपर कराना शुरू कर दो। क्या किया आपने फाटा के अंदर, क्या किया आपने सवात के अंदर? सवाई तबाही फैलाने के आपने किया क्या? ये कोई तरीका होता है मुल्क चलाने का? उनको बाइख्तियार करें, उनको रोज़गार दें, उनको पूरा पाकिस्तानी, उनको वही हिस्सा दें, मौका दें पाकिस्तानी होने का जो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची वाले को है। इंशाअल्लाह ताला वो हमसे ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाएंगे। ये जो कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में सियासी तब्दीली का आगाज होने जा रहा है, तो उस वजह से तो नहीं है कोई सियासी जो कमजोरी है आपकी, उसको दूर करने के लिए 2 साल के बाद बलूचिस्तान का क्या? देखिए, नहीं, इसकी पहली बात तो ये काम जो है बलूचिस्तान से शुरू नहीं हो रहा। सबसे पहले काम जो है फाटा से शुरू हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद हम कराची पहुंचे, अभी जनूबी बलूचिस्तान है, इसके बाद शुमाली बलूचिस्तान, हमने अंदरून सिंध काम करना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान काम करना है। पंजाब का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा आबादी का हिस्सा है पाकिस्तान का, वो तो है ही है। पंजाब को तो अटेंशन मिलती है और इंशाल्लाह ताला आगे भी पंजाब में काम होता रहेगा। बड़े बड़े मंसूबे वहाँ पे भी आ रहे। तो ये सारे पाकिस्तान, ये है इमरान खान का विजन। मैं दोबारा दोहराऊंगा, क्या बोलते हैं इमरान खान, क्या बोलते नहीं है, क्या दिल से यकीन करते हैं? मैंने कमज़ोर तरीन पाकिस्तानी को और पसमानदा तरीन पाकिस्तान के इलाके को उठाना। सर ये हो सकता है कि PDM की, क्योंकि मैंने उस दिन रज़ाकारों की रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई रज़ाकार हमें चाहिए कि बयानिया बेचारा जो ज़ख्मियों के लहू लुहान आखिरी सांस उनका गिरा हुआ है उसको दफनाने के लिए टूट फूट का वो शिकार होने जा रहे हैं। वो एक दूसरे से ज़्यादा लड़ते हैं, हमारे ऊपर तोपें उनकी कम होती हैं। तो हो सकता है कि उनमें से कोई गिर गिर के जो है हमारी हुकूमत की तरफ आनी हो, ये तब्दीली तो शायद हो जाए। शिबली भाई आएंगे। 1 2 3 हेलो ऑडियो लेवल चेक। हेलो चेक 1 2 3 हेलो ऑडियो चेक 1 2 3 हेलो चेक। ये वाले किधर है भाई जाना? सारे पाकिस्तान का मीडिया सेंसिटिव चीज़ें जो होती है वो आपने कहा कि मैंने कब सेलेक्ट किया है कि आप ना करें, उसमें कुछ नहीं था, उसमें OTT वाला नहीं था। PDM तबाल है। क्या चीज़?